तो आज हम सेकंड लॉ ऑफ मोशन या न्यूटन के सेकंड लॉ की बात करेंगे और आपसे रिक्वेस्ट है कि दरख्वास्त है कि इस वीडियो को देखने से पहले आप फर्स्ट लॉ का वीडियो देखिए, क्योंकि वहीं पे जो सेकंड लॉ की नींव जो है, फाउंडेशन जो है वहीं पे है, और जहाँ पे हमने वो वीडियो ख़त्म किया था वहीं से हम इस वीडियो को शुरू करेंगे। तो प्लीज़ आप देखिए उस वीडियो को। तो अगर आप याद करो तो हमने फर्स्ट लॉ में क्या कंक्लूड किया था, क्या नतीजा निकाला था। नतीजा ये निकाला था कि जो वेलोसिटी होती है किसी ऑब्जेक्ट की, ये वो साइन नहीं है जिससे आप कंक्लूड कर सकते हो, बता सकते हो कि उस ऑब्जेक्ट पे फोर्स एक्ट कर रही होगी। अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो इससे आप बिल्कुल नहीं पता कर सकते या बता सकते कि उस पर फोर्स एक्ट कर रही होगी, क्योंकि यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी ऑब्जेक्ट्स की नेचुरल स्टेट होती है, रेस्ट की तरह प्राकृतिक स्टेट होती है, कुदरती स्टेट होती है। तो अगर आप कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो आप बिल्कुल नहीं बोल सकते कि उस पर फोर्स एक्ट कर रही होगी, क्योंकि वो भी नेचुरल स्टेट है। तो सवाल ये पैदा हुआ कि भाई अगर वेलोसिटी वो साइन नहीं है तो जैसे धुएं को देख के आप बोल सकते हो कि कहीं पे आग होगी, वो क्या साइन है जो अपने को बताएगा कि फोर्स एक्ट कर रही है किसी ऑब्जेक्ट पे, उसी के बारे में बात करेंगे। तो अगेन उसको पता करने के लिए जो हमने एक्सपेरिमेंट फर्स्ट लॉ में शुरू किया था उसी को कंटिन्यू करेंगे, राइट। तो एक्सपेरिमेंट क्या था, एक कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है किसी आइडियलाइज्ड कंडीशन में। आइडियलाइज कंडीशन यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं है, राइट। तो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी अगेन कांस्टेंट वेलोसिटी स्ट्रेट लाइन में, ठीक है, वो मूव कर। तो अगर फर्स्ट लॉ को याद करें तो हमने बोला था अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करता ही रहेगा जब तक उस पर आप कोई एक्सटर्नल फोर्स ना अप्लाई करो। तो इस केस में लेट्स अज्यूम करते हैं कि 5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से ये मूव किया जा रहा है स्ट्रेट लाइन में। तो अब दो सिनेरियो देखते हैं हम लोग। पहला सिनेरियो क्या है, जहां पे आप इसको अभी थोड़ा सा फोर्स अप्लाई करते हो, लेकिन जिस डायरेक्शन में मोशन है, जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है, उसी डायरेक्शन में ही फोर्स अप्लाई करते हो थोड़ा सा, राइट। तो आप गेस कर सकते हो कि क्या होगा, इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी, बढ़ेगी, राइट। तो फॉर एग्जाम्पल अगर 5 मीटर पर सेकेंड उसका वेलोसिटी था तो अभी उसका वेलोसिटी चेंज हो जाएगा, इस केस में इंक्रीज होगा, बढ़ेगा। दूसरा सिनेरियो क्या हो सकता है, जहां पे आपने अगेन सेम फोर्स अप्लाई कर रहे हो लेकिन अभी उल्टी डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हो। तो अगेन आप गैस कर सकते हो कि भाई वेलोसिटी इसकी डिक्रीज होगी, घटेगी। तो अगर पहले 5 मीटर पर सेकेंड थी, अभी वेलोसिटी इसकी चेंज हो जाएगी, घट जाएगी। अगर आप दोनों केसेस को देखो, चाहे वेलोसिटी बढ़ रही है या घट रही है, वेलोसिटी चेंज हो रही है दोनों केसेस में। और अगर आपने अब तक गैस नहीं किया है, आपको बता दूं कि फोर्स के कारण वेलोसिटी में चेंज होता है। अगर आप एक्सेलरेशन वीडियो को याद करें तो चेंज इन वेलोसिटी क्या था, रैंचो बाबा का मंत्र, वेलोसिटी चेंज हो रही है, वेलोसिटी चेंज हो रही है, वेलोसिटी चेंज क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है वो, राइट। तो इसी चीज को दूसरे तरीके से बोल सकते हैं हम लोग कि फोर्स एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती है। जब भी आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो, वेलोसिटी चेंज होगी या एक्सेलरेशन होगा, राइट। तो अभी अगर आपको ये ब्लैंक फिल करनी हो तो जैसे स्मोक, अगर आप धुआं देखो तो आप कंक्लूड कर सकते हैं कि कहीं पे आग होगी, वैसे जब भी आप चेंज वेलोसिटी में चेंज देख रहे हो, जब भी आप एक्सेलरेशन देख रहे हो, आप कंक्लूड कर सकते हो, आप नतीजा निकाल सकते हो कि भाई उस पर फोर्स एक्ट कर रही होगी। अगेन वेलोसिटी नहीं, चेंज इन वेलोसिटी या फिर एक्सेलरेशन, वो होता है कॉन्सिक्वेंस फोर्स का, ठीक है, ये याद रखिए। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, जब आप एक्सेलरेशन के बारे में पढ़े तो हमने बोला था कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन और वेलोसिटी की डायरेक्शन में कोई फिक्स्ड रिलेशनशिप नहीं होता, लेकिन यहां पे एक्सेलरेशन की डायरेक्शन और फोर्स की डायरेक्शन में एक फिक्स रिलेशनशिप होता है। वो रिलेशनशिप ये है कि दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं। फोर्स और चेंज इन वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों हमेशा सेम ही डायरेक्शन में होते हैं, इसको याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो अगर आप देखो तो अब तक जो भी हमने डिस्कस किया, अगर आप फर्स्ट लॉ को गौर से समझो तो ये सब चीजें उसमें थी, राइट। जो रियल स्ट्रेंथ सेकंड लॉ की है, जो खूबी सेकंड लॉ की, वो ये है कि ये क्वांटिफाई करता है चेंज को, यानी हमको बताता है कि आपने अगर कुछ फोर्स अप्लाई किया है तो उससे कितनी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी, या फिर अगर आपके पास एक्सेलरेशन गिवन है तो आप पता कर सकते हैं कि कितनी फोर्स इस पे एक्ट कर रही होगी। तो वो खूबी है सेकंड लॉ की, जिसको बारे में भी देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो अभी हम इस चेंज को क्वांटिफाई करने की कोशिश करेंगे, मतलब कि अगर आपके पास कोई फोर्स दी गई हो तो पता करने की कोशिश करेंगे भाई इससे कितनी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। ऑन द अदर हैंड अगर अपने पास कोई एक्सेलरेशन दी गई है तो पता करने की कोशिश करेंगे कि भाई इससे कितनी, इस पे कितनी फोर्स एक्ट कर रही होगी।
तो अगर आप देखो तो सही मायने में सही सेकंड लॉ जो आपको यही इन्फॉर्मेशन बताता है, राइट। तो सेकंड लॉ क्या बोलता है कि बाकी अगर सारी कंडीशन सेम हो किसी एक ऑब्जेक्ट के लिए, जो फोर्स नेट होती है यानी कि सम ऑफ ऑल द फोर्सेस ऑन द ऑब्जेक्ट, यानी कि फोर्स रिजल्टेंट, और फोर्स रिजल्टेंट आप इजीली वेक्टर एडिशन को यूज करके निकाल सकते हैं, राइट। जब आप सारी फोर्सेस को जोड़ो जो किसी एक ऑब्जेक्ट पे लगी हुई हैं, तो फोर्स नेट इज प्रोपोर्शनल टू द एक्सेलरेशन। वो क्या होता है, एक्सेलरेशन के प्रोपोर्शनल होता है, राइट। यही बोलता है सेकंड लॉ। तो सवाल ये पैदा होता है कि भाई इस प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है, और काफ़ी लोगों को ये कंफ्यूज भी करता है। तो इसलिए छोटा सा एग्जांपल लेके इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। तो फॉर एग्जांपल आपके पास कुछ लकड़ी के ब्लॉक्स हैं, वुडन ब्लॉक्स हैं काफ़ी सारे, और आपको बोला गया कि भाई इन सब वुडन ब्लॉक्स में जो लेंथ है वो विड्थ के प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि अगर आप लेंथ को इंक्रीज करो किसी भी प्रोपोर्शन से, तो विड्थ उतने ही प्रोपोर्शन से इंक्रीज होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लेंथ को डबल कर दो तो विड्थ उसकी डबल हो जाएगी, लेंथ अगर हाफ कर दो विड्थ उसकी हाफ हो जाएगी, लेंथ अगर उसकी आप 1.24 टाइम्स कर दो तो विड्थ भी उतनी हो जाएगी, राइट। तो ये मतलब होता है इसका प्रोपोर्शनैलिटी का। तो जब भी अगर आपकी किसी इक्वेशन में प्रोपोर्शनैलिटी साइन आ रहा है तो आप उसको एक इक्वालिटी साइन से रिप्लेस कर सकते हैं, उसका मेथड अभी देखेंगे। तो अगेन आपको बताया गया कि लेंथ और विड्थ जो है प्रोपोर्शनल है उस वुडन ब्लॉक्स में। तो आप काफ़ी सारे वुडन ब्लॉक्स उठाते हो, उनको मेजर करते हो। तो हमने दो उठाए हैं, एक की लेंथ थी 30 मीटर, विड्थ थी 10 मीटर, दूसरी की लेंथ कितनी 60 मीटर और विड्थ थी 20 मीटर। अगर आप इन दोनों को देखो तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि भाई लेंथ जो है वो विड्थ के 3 गुना लग रही है, राइट। तो इसको 3 को रिप्लेस करके मैं कोई जनरल कांस्टेंट के लगा सकता हूं, तो लेंथ इज इक्वल टू के टाइम्स विड्थ। तो किया क्या आपने यहां से प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटा दिया, उसकी जगह आपने इक्वालिटी साइन डाला प्लस एक कांस्टेंट डाला, और ऐसे ही हम प्रोपोर्शनल साइन को हटा के इक्वालिटी और कांस्टेंट डालते हैं। याद में रखने वाली बात या गौर करने वाली बात यह है कि जो कांस्टेंट होगा वैल्यू, इसकी वैल्यू डिफरेंट होगी डिपेंडिंग अपॉन किसी सिचुएशन में आप काम कर रहे हैं, लेकिन निकालने का तरीका यही है, जैसे एक्सपेरिमेंट से निकालते हैं हम लोग वैसे निकालते हैं इसको। तो अभी गोइंग बैक टू फोर्स नेट इज प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन, तो हम लिख सकते हैं सिमिलरली फोर्स नेट इज के टाइम एक्सेलरेशन, और यहां पे के की वैल्यू क्या होगी आगे एक्सपेरिमेंट के थ्रू पता करते हैं। उसकी वैल्यू क्या होती है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट जिस पे आप फोर्स एक्ट कर रहे हो, वो होती है के की वैल्यू। तो क्या हो गया, फोर्स नेट मास इंटू एक्सेलरेशन, और फोर्स नेट इज ma। और ऐसे ही आपको सेकंड लॉ मिलता है, लिखा हुआ कि फोर्स नेट इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। एक और तरीके से आप लिख सकते हो इसको, अगर आप लिखो तो एक्सेलरेशन इज फोर्स नेट डिवाइडेड बाय मास। और ये काफी लॉजिकल लगेगा, कॉमन सेंस वाला लगेगा कि अगर ज्यादा फोर्स है तो एक्सेलरेशन भी ज्यादा होगी, अगर मास ज्यादा है तो एक्सेलरेशन कम होगी, राइट। तो दोनों में से किसी भी तरीके से आप इसको लिख सकते हो, राइट। अगर आप दोनों तरीकों में देखो तो एक चीज आपको साफ साफ नजर आ जाएगी कि भाई अगर आपको ए की वैल्यू पता है, इसमें किसी एक मास के लिए आप इजीली फोर्स निकाल पाएंगे, फोर्स नेट निकाल पाएंगे। ऑन द अदर हैंड अगर आपके पास फोर्स नेट दिया गया किसी भी मास के लिए, आप एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं इजीली। और अगर आप देखो तो इसी के तो पीछे थे हम लोग स्टार्टिंग में, कि अगर अपने पास फोर्स दी गई है तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी होगी, या फिर अगर अपने पास एक्सेलरेशन दी गई है तो फोर्स की वैल्यू क्या होगी किसी एक गिवन मास के लिए। तो ये आ गया आपका सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। तो अभी जल्दी से ये देखेंगे कि भाई इतना इंपॉर्टेंट क्यों है ये। तो अगर आप देखो तो एक बहुत बड़ा रीजन हम मैकेनिक्स की सब लॉस पढ़ रहे हैं वो ये है कि हम मोशन के बारे में जानना चाहते हैं। कोई चीज अगर मूव कर रही है तो हम चाहेंगे कि प्रेडिक्ट कर सकें उसके मोशन को, उसके पाथ को प्रेडिक्ट कर सकें, उसकी वेलोसिटी को प्रेडिक्ट कर सकें। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक कोई ब्लॉक है, यहाँ पे T1 पे उसकी वेलोसिटी V1 है, उसकी पोजीशन P1 है, और उस पर कोई एक फोर्स F कांस्टेंट फोर्स डेल्टा टी टाइम के लिए एक्ट करती है। तो अगर आपसे पूछूं बताओ भाई डेल्टा टी टाइम के बाद उसकी V2 वेलोसिटी क्या होगी, उसकी पोजीशन P2 क्या होगी, तो क्या निकाल सकते हो आप। फर्स्ट लॉ में हमने पढ़ा था कि अगर फोर्स एक्ट कर रही है उसका मतलब क्या होगा, वेलोसिटी चेंज होगी। यहां पे हमने पढ़ा एग्जैक्ट कितनी वेलोसिटी चेंज होगी वो निकाल सकते हैं हम इस लॉ को यूज कर, फोर्स इक्वल टू ma। तो किसी गिवन मास के लिए अगर अपने पास फोर्स है तो एक्सेलरेशन निकाल पाएंगे हम लोग। एक्सेलरेशन क्या है, चेंज इन वेलोसिटी। तो आपके पास इनिशियल वेलोसिटी पता है, आपको चेंज इन वेलोसिटी आ गया तो आपके पास फाइनल वेलोसिटी आ जाएगा। अभी उस छोटे इंटरवल में डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया उसने नेक्स्ट पोजीशन के लिए, या डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई। आपके पास एवरेज वेलोसिटी है, उसको आप डेल्टा टी से मल्टीप्लाई करें, आपके पास उस इंटरवल में डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, तो ऑब्वियसली आपका नेक्स्ट पोजीशन आ जाएगा उसका।
अगर आप देखो एक बहुत बड़ा रीजन मैकेनिक्स की डेवलपमेंट का था कि लोग हेवनली बॉडीज के बारे में इंटरेस्टेड थे, प्लैनेट्स के मोशन के बारे में इंटरेस्टेड थे और उसके बारे में कुछ जानना चाहते थे, राइट। तो अगर आप देखो, अगर मैं किसी तरह से प्लैनेट्स, फॉर एग्जांपल एक प्लैनेट और सन के बीच में फोर्स निकाल पाता हूं और मेरे पास किसी एक पॉइंट पर उसकी इनिशियल कंडीशन पता है, तो इनिशियल कंडीशन और फोर्स को लेके मैं उस प्लैनेट का पूरा पाथ प्रेडिक्ट कर सकता हूं। और एग्जैक्टली वही न्यूटन ने किया था। उसने ग्रेविटेशन लॉ को यूज करके दो ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स निकाली थी, वो कितनी होती है, पर उसको वो पता लग गया, उसको कोई भी कंडीशन दे, उसने कितनी सारी हेवनली बॉडीज की पूरा का पूरा पाथ प्रेडिक्ट कर दिया था, जो ऑलमोस्ट सही था। इमेजिन करो कि आप मेरे को बोल रहे हो कि यार आज ऑब्जेक्ट यहां पे है, मैं आपको बता सकूं कि 15 साल बाद इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन का क्या होगी, उसकी वेलोसिटी क्या होगी। जस्ट इमेजिन करो कि कितना पावरफुल थॉट है ये, राइट। तो आपके पास फर्स्ट लॉ था, सेकंड लॉ है, ग्रेविटेशन लॉ उसमें ऐड करो और थर्ड लॉ डालो, तो आप पूरा का पूरा मोशन प्रेडिक्ट कर सकते हो। पूरा का पूरा मोशन आपको समझ में आ गया। तो होपफुली आपको थोड़ा इससे आइडिया होगा कि हम इतनी मगजमारी क्यों कर रहे थे इसको लेके, उतना इसका इंपॉर्टेंस क्या है इन लॉज का मोशन को समझने में। ठीक है, तो वीडियो खत्म करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। पहली बात तो अगर आप देखो तो सेकंड लॉ पढ़ने से पहले जब भी हम फोर्स की बात करते थे, हम बोलते थे फोर्स क्या है, पुश है कि पुल है। बट कितना पुश और पुल मेजर कैसे करोगे, इसको मापोगे कैसे? तो न्यूटन के सेकंड लॉ को यूज करके हम फोर्स की एक डेफिनेशन बना सकते हैं, फिर फोर्स को मेजर करना शुरू कर सकते हैं, राइट। तो ऑब्वियसली अगर आपको शुरू करने का मेजर करना तो पहले यूनिट उसका बताना पड़ेगा क्या रहेगा। तो न्यूटन बाबा की याद में फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है। तो एक न्यूटन फोर्स कितनी होती है? अगर आपके पास 1 किलोग्राम मास है, देखो कि आप कितना पुश या पुल करना पड़ेगा ताकि इसमें एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आए, तो उतनी फोर्स क्या होती है, 1 न्यूटन होती है। तो अगर आप देखो तो सही माने में न्यूटन का जो सेकंड लॉ है वो कोई नेचर का लॉ नहीं है, ये सिंपल फोर्स की डेफिनेशन है। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो अभी हम देखें कि भाई न्यूटन के सेकंड लॉ का मतलब क्या होता है उस केस में जब एक फोर्स एक्ट कर रही है किसी ड्यूरेशन के लिए। फॉर एग्जाम्पल कुछ फोर्स 5 सेकंड के लिए एक्ट कर रही है, वर्सेस एक ऐसा केस जहां पे फोर्स एक इंस्टेंट, एक पल के लिए एक्ट करती है। फॉर एग्जांपल आपने एक बिलियर्ड बॉल को हिट किया या फिर आपने बल्ले से क्रिकेट बॉल को हिट किया, ठीक है। तो अगर आप देखो इन दोनों केसेस में न्यूटन का सेकंड लॉ का मतलब सेम ही होता है। लोग कंफ्यूज इसलिए होते हैं क्योंकि वो टाइम को न्यूटन के सेकंड लॉ के साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं। टाइम का न्यूटन के सेकंड लॉ के साथ दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। सेकंड लॉ इतने बोलता है भाई कि अगर तुमने फोर्स अप्लाई किया किसी ऑब्जेक्ट में, उस ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन होगा, मतलब उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज होगी, और आपको बताता है कि वेलोसिटी कितनी चेंज होगी, और वहीं पे खत्म हो जाता है। ऑफ कोर्स अगर आप किसी ड्यूरेशन के लिए फोर्स अप्लाई कर रहे हो, किसी समय के लिए फोर्स अप्लाई कर रहे हो, तो उसमें चेंज इन वेलोसिटी ज्यादा होगा, उसकी फाइनल वेलोसिटी ज्यादा होगी कंपेयर टू एक ऐसे केस जहां पे आपने फोर्स एक इंस्टेंट के लिए अप्लाई किया, राइट। फॉर एग्जाम्पल आपने 2 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रहे हो 1 किलोग्राम मास पे 5 सेकंड के लिए। सेकंड लॉ लगाने के भूल जाओ इस टाइम को, 5 सेकंड को। सेकंड लॉ आपको इतने बताएगा अगर तुमने 2 न्यूटन फोर्स 1 किलोग्राम मास पे अप्लाई किए तो आपको एक्सेलरेशन कितना आएगा, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मतलब क्या है? अगर आप एक्सेलरेशन वीडियो से याद करें, रंजू बाबा क्या बोलते थे कि वेलोसिटी बदल रही है, वेलोसिटी बदल रही है, वेलोसिटी बदल रही है। कितनी बदल रही है? 2 मीटर पर सेकंड हर एक सेकंड। अभी अब टाइम को लेके आओ यहाँ पे, तो फॉर एग्जांपल अगर 0 सेकंड में आपकी वेलोसिटी कितनी थी, 0 मीटर पर सेकंड थी, तो 1 सेकंड के बाद वेलोसिटी कितनी हो जाएगी आपकी? 0 + 2, क्योंकि उतनी से चेंज हो रहा है, 2 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। 2 सेकंड में कितनी हो जाएगी? 4 मीटर पर सेकंड। इस तरह से 5 सेकंड के बाद 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगी वेलोसिटी। और आप सिंपल इसको भी यूज U+AT भी यूज कर सकते हैं सेम रिजल्ट निकालने के लिए। ठीक है, तो अगर आप देखो ये केस जो फ्री फॉल वाला केस रहता है, जब आप पत्थर को ऐसे पकड़ा हुआ है छोड़ देते हो, उसी की तरह का केस है। उस केस में वेलोसिटी कितनी चेंज होती है हर सेकंड? 9.8 मीटर पर सेकंड हर सेकंड में चेंज होती है। वहां पे भी एक कांस्टेंट फोर्स एक्ट किया जा रहा है, राइट। तो कमिंग बैक टू सेकंड केस जहां पे आप बिलियर्ड बॉल को हिट करते हो या फिर क्रिकेट बॉल को हिट करते हो बैट से, तो अगेन अज्यूम करते हैं सेम फोर्स एक्ट कर रही है, बॉल का मास 1 किलोग्राम है। डिफरेंस बस ये है कि अभी टाइम 100 मिली सेकेंड, एक छोटे से इंस्टेंट के लिए फोर्स एक्ट करती है, राइट।
तो अगेन टाइम को भूल जाओ, सेकंड लगा रहे हो तो एक्सेलरेशन निकालो। एक्सेलरेशन इस केस में भी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही होगी, क्योंकि आपका फोर्स सेम है, मास सेम है। एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही होगी। अगेन इसका मतलब कि आपकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, हर सेकंड 2 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी चेंज हो रही है। लेकिन अभी टाइम कितना आपके पास 100 मिली सेकेंड है, 1 सेकंड नहीं है। तो 1 सेकंड में इतनी वेलोसिटी चेंज हो रही है, 100 सेकंड में कितनी होगी 100 इंटू 2 एंड ऑफ कोर्स सेकंड्स को अकाउंट करने के लिए डिवाइड बाई 1000, तो 0.2 मीटर पर सेकंड इतनी वेलोसिटी चेंज होगी इस टाइम में। तो इसकी फाइनल वेलोसिटी ये है, इसकी फाइनल वेलोसिटी ये है। तो खाली फाइनल वेलोसिटी चेंज हुआ, एक्सेलरेशन दोनों में सेम ही था। तो न्यूटन का सेकंड लॉ दोनों केस में सेम चीज था, लेकिन जस्ट बिकॉज टाइम डिफरेंट था तो आपका फाइनल वेलोसिटी खाली इंपैक्ट हुआ, बाकी एक्सेलरेशन दोनों केस में सेम है। तो इसको थोड़ा ध्यान में रखिए, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट, अगर आप देखो तो जो फर्स्ट लॉ है वो सेकंड लॉ के अंदर ही कहीं छुपा हुआ है। सेकंड लॉ यूज करके आप फर्स्ट लॉ निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल सेकंड लॉ क्या बोलता है, फोर्स इक्वल टू एम ए क्या है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, मतलब v माइनस यू बाई टी क्या है, एम वी माइनस एम यू बाई टी हो जाएगा आपके पास, राइट। फर्स्ट लॉ की कंडीशन क्या थी कि ऑब्जेक्ट पे फोर्स एक्ट नहीं करनी चाहिए। तो अगर आप इसको जीरो बना दो, फोर्स को जीरो बना दो, तो खाली एक ही कंडीशन में ये इक्वेशन जीरो हो सकती है, वो होगा जब u v के बराबर है, क्योंकि मास जीरो नहीं हो सकता। तो u क्या आपका इनिशियल वेलोसिटी, v क्या फाइनल वेलोसिटी। तो क्या बोल रहे हैं हम लोग कि अगर फोर्स नहीं एक्ट कर रही है किसी ऑब्जेक्ट पे, उसकी इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी के बराबर होगी, मतलब कि ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेगा, और वही हमारा फर्स्ट लॉ था, ठीक है। दूसरी बात, जो हमने लॉ पढ़ा अभी सेकंड लॉ, ये खाली हम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ही यूज कर सकते हैं, और हम एक डिफरेंट वीडियो में बात करेंगे कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। लेकिन खुशी की बात यह है कि अर्थ जमीन जो हमारी है, ये एक परफेक्ट इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस तो नहीं है, लेकिन काफी ठीक ठाक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। तो यहां पे हम यूज कर सकते हैं इस लॉ को। और लास्ट पॉइंट कि भाई अगर आप सच में देखो इस लॉ को, तो इसकी जो पावर है, जो इसकी ब्यूटी है, जिसकी कुछ खूबसूरती है, वो इसमें है कि भाई एक जेनरिक लॉ है। किसी भी टाइप की फोर्स हो, फर्क नहीं पड़ता, आप यहां पे यूज कर सकते हो। चाहे फोर्स आपके पास इलेक्ट्रिकल फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स है, स्प्रिंग फोर्स है, ग्रेविटेशन, कोई भी फोर्स हो, आप यहां पे यूज करके एक्सेलरेशन निकाल सकते हो। तो ये इसकी पावर है, ये इसकी खूबसूरती है। इसके बारे में सोचिए, काफी हैरान करेगा आपको, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच, शुक्रिया।